हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो जल्द ही आयोजित होने वाली है, उसमें आपको पता है कि विज्ञान से संबंधित 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी पर आधारित ये हमारा 5वां रिवीजन क्लास है और इसमें हम 50 क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है आप बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब आपको पहले से पता होंगे। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में रिपीट किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि ये सब एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आपको पता है अभी वेडिंग का सीज़न चल रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ नॉइज़ सुनाई दे। तो आसपास में सराउंडिंग में काफ़ी सारे नॉइज़ है, इसके कारण हो सकता है वीडियो में आपको थोड़ी सी नॉइज़ सुनाई दे, तो उसके लिए सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राइबोसोम का कार्य है, और इसका सही कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। तो राइबोसोम जो होता है उसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं? और इसका सही जवाब होता है विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। आपको पता है दलहन पौधों में जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। तो ये जो विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हैं उन्हें हम लोग कह सकते हैं कि वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो ये आप जानते हैं कि जो दलहन पौधे होते हैं या दाल वाले पौधे होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि फिक्सेशन करते हैं। ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का संचय करने वाली जड़ है। तो यहाँ बताना है कि ऐसा कौन सा जड़ है जो पौधे का भोजन संचय करती है। तो आलू आपको पता है कि तना होती है, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा गाजर। गाजर जो है वो एक तरह की जड़ है और ये भोजन का संचय करती है। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कभी कभी पौधे भूमि में पर्याप्त जल रहते हुए भी सूख जाते हैं। तो इसका कारण क्या है वो आपको बताना है, और इसका सही कारण है ऑप्शन बी, यानी कि लवणों की अधिकता से। जो लवण यानी कि नमक या ये अन्य जो ऐसे पदार्थ होते हैं तो उसकी अधिकता से पर्याप्त जल रहते हुए भी पौधे सूख जाते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग होता है, किसके द्वारा होता है वो हमें बताना है। तो ये कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है शैवालों में, सभी पौधों में, जंतुओं में या फिर हरे पौधों में? तो इसका सही जवाब है ये हरे पौधों में। देखिए, अगर यहाँ कुछ शैवाल होता तो हो सकता था, लेकिन सभी पौधों में या सभी जंतुओं में ऐसा नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण जो है वो हरे पौधों में और कुछ शैवालों में होता है। तो यहाँ पर सभी शैवालों में, इस कारण से ये गलत हो गया। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सही जवाब हो जाएगा हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे वायु शुद्ध करते हैं कैसे? वाष्पोत्सर्जन द्वारा, श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा। आप जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता प्रभावित करती है किसको? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को, श्वसन क्रिया को या उपरोक्त सभी को? तो यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्द्रता जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। यानी आर्द्रता अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और आर्द्रता कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगी।
यानी ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा अगर रहेगी नेचर में, आसपास में, सराउंडिंग में, तो वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। आप देखते हैं कि गर्मी के बरसात के समय में या ऐसे समय में जब आपके चारों तरफ आर्द्रता, नमी ज़्यादा रहता है, तो उस समय कपड़े वगैरह कम सूखते हैं, देर से सूखते हैं। और वही जब शुष्क मौसम होता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है कुष्ठ रोग, चेचक, प्लेग या दमा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेग। प्लेग जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीढ़ी के गुण उनकी संतानों में जाने का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान शाखा को कहते हैं। मतलब ऐसी जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें हम लोग संतान में जो गुण आते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो वह कहलाता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे एक गुण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। तो ये हमारा जेनेटिक्स में पढ़ाई होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है कैसे? रुधिर की श्वेत कणिकाओं द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा, विस्फोसाइट द्वारा या मोनोसाइट के द्वारा? और यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन्स के द्वारा। आपको पता है कि जब श्वसन होता है तो ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैस भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, लंग्स में आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन्स होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन्स बनाता है और इस तरह से ऑक्सीजन शरीर के अंदर चला जाता है। और फिर जब अंदर में श्वसन हो जाता है, अंदर में ऑक्सीजन का जो कार्य संपन्न हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है दहन के पश्चात, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन्स, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन्स बना करके फिर शरीर से बाहर कर देता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन्स की जो भूमिका होती है वो ऑक्सीजन को शरीर बाहर से शरीर के अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर ले जाने में मदद करने के रूप में होता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जीवों का प्राकृतिक चयन सिद्धांत, यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन का थियोरी था वो किसने दिया था? आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डार्विन ने। डार्विन ने जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन का थियोरी है वो दिया था, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। यानी प्रकृति खुद ब खुद जो अच्छी प्रजाति होती है उसका चयन करती है और जो योग्य नहीं होती है उसको समाप्त कर देती है। यानी जो वातावरण में सबसे बेस्ट होते हैं, सर्वाइव करने योग्य होते हैं, वही बच पाते हैं, वही आगे जा पाते हैं, और जो प्रजाति उस योग्य नहीं होती है वो नष्ट हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो इसे डार्विन ने दिया था, आप ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी कि जो लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं उसका जो बीच का एक कड़ी है उसको किसे कहा जाता है? जीवाणु को, विषाणु को, हरे नीले शैवाल को या प्रोटोजुआ को? और इसका सही जवाब है सी, यानी कि विषाणु को, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का जो है वो कड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरे पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं क्या? उपभोक्ता, उत्पादक, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? देखिए, जो भोजन बनाते हैं उनको हम लोग उत्पादक कहते हैं और जो उसको ग्रहण करते हैं उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस नामक रोग किससे फैलता है? और आपका ऑप्शन है यहाँ पे हुकवर्म, एंट अमीबा, अमीबा या यूग्लिना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पेचिस जो होता है वो एंट अमीबा के कारण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और ये तो क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा कि एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमारा सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन सा है? जठर ग्रंथि, यकृत, थायराइड या गुर्दे?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यकृत या लीवर जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। नेक्स्ट है, भोजन का कौन सा अवयव यूरिया बनाता है? प्रोटीन, खनिज लवण, लवण या कार्बोहाइड्रेट? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटीन जो होता है वो यूरिया के निर्माण में सहायक होता है, यानी यूरिया प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन सा है? और ये तो आप सभी जानते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है वो मलेरिया रोग की परजीवी है, परजीवी वाहक है। परजीवी वाहक उसको कहते हैं जो कोई जीव किसी बीमारी को एक से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? आप लोग रेबीज का नाम सुनेंगे, उसे ही हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है और ये कुत्ते के काटने से होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया का मतलब हुआ पानी से डर। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डर होता है। किसी चीज़ से अगर हम डरते हैं तो वो हमारा फोबिया कहलाते हैं, और किसी चीज़ को अगर हम मन में बिठा लेते हैं तो वो मैनिया होता है, डर, फोबिया। तो ये यहाँ पर आपको कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैजा की बीमारी फैलने पर उससे बचाव किया जा सकता है किससे? हैजे के टीके लगवाकर, स्वच्छ पानी पीकर, ताज़े फल खाकर या एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेकर के? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैजा के टीके लगवा करके। अगर हम हैजा का टीका लगवाएंगे या वैक्सीन लेंगे तो हम हैजा से आसानी से बच सकते हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष के बच्चों में दांतों की संख्या होती है। अगर 5 साल का कोई बच्चा है तो उसमें दांत की संख्या कितनी होगी? और उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 20। 5 वर्ष में 20 होता है। नेक्स्ट है, शरीर में वसा संग्रहित रहता है कहाँ? हड्डियों में, प्लीहा में, मांसपेशियों में या चर्बी में? फैट जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है चर्बी में, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विटामिन बी का मुख्य स्रोत कौन सा है? कच्चे एवं ताज़े फल, दूध, घी या दालें? और इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा, कच्चे एवं ताज़े फल या जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, खास करके उनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, DPT का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाता है? और इसका सही जवाब है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखना है कि DPT जो होता है उसका मतलब है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। इनसे बचाव के लिए ये टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शराब का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? गुर्दे, अमाशय, यकृत, अग्नाशय? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यकृत। नेक्स्ट है, हृदय गति अचानक बंद हो जाने पर सबसे पहले करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्डियक मसाज देना चाहिए। अगर किसी का हृदय गति यानी हार्ट बीट अचानक कम हो जाए या हृदय धड़कना बंद हो जाए तो सबसे पहले हमें उसे कार्डियक मसाज देना चाहिए, यानी हार्ट के ऊपर से उसको रब करना चाहिए। इस तरह से सबसे पहले हमें ये कार्य करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया के द्वारा होती है? और आपके यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे टाइफाइड, तपेदिक, कुष्ठ रोग और पोलियो। पोलियो तो आप जानते हैं कि वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण। तो आप यहाँ ऑप्शन डी को पहले ही हटा दीजिए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जहाँ जहाँ है वो तो हट गया, यानी पहला और सी ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। और यहाँ से जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए, बी और सी जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है शुक्राणु के मादा जननांग में प्रवेश के समय, गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह में, निषेचन के समय या जन्म के कुछ समय पूर्व? और इसका सही जवाब है ऑप्शन
सी, निषेचन के समय, यानी कि जब निषेचन होता है उसके बाद बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। और आपको पता ही होगा कि मनुष्य में जैसे पुरुष में एक्स और वाई दो तरह के क्रोमोजोम होते हैं और महिलाओं में केवल एक्स और एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है। तो जब एक्स और एक्स मिलता है तो लड़की होती है एक्स एक्स, यानी ये फीमेल है और ये मेल है। और जब वाई और एक्स मिलता है यानी कि एक्स वाई, तो ये लड़का होता है बॉय और ये गर्ल। ये हो गई आपकी जी गर्ल और ये हो गया आपका लड़का बॉय। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पुरुष जो होते हैं, सॉरी यहाँ पर आपको ये मेल है और ये फीमेल है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो पुरुष होते हैं उसमें एक्स और वाई दोनों तरह के क्रोमोजोम होते हैं, ये पुरुष में आपको देखने को मिलते हैं। और जो महिला होती हैं उनमें केवल एक्स और एक्स तरह के ही क्रोमोजोम होते हैं। तो इस तरह से एक्स और एक्स मिलने से लड़की का जन्म होता है, गर्ल्स चाइल्ड होता है, और वाई और एक्स के मिलने से पुरुष का होता है, इससे बॉय का जन्म होता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि लड़का या लड़की के जन्म के लिए पुरुष जिम्मेवार है, न कि महिलाएं। कई बार हम लोग के समाज में महिलाओं को यह दोष लगाया जाता है कि वह लड़के को जन्म नहीं दे पा रही हैं, या इस टाइप का कुछ स्टीरियोटाइप लोग थिंकिंग करते हैं। तो ऐसा सोचना गलत है। तो यहाँ पर बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है निषेचन के समय, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धता या आईक्यू नापी जाती है कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है। तो आपको पता है कि इसमें मानसिक आयु बट्टा जो उसका शारीरिक आयु या वास्तविक आयु है उससे भाग करते हैं और गुने 100 करते हैं। तो यहाँ पे बी जो आपका फॉर्मूला है वो सही है। यहाँ पे 231 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानसिक आयु गुने यहाँ शारीरिक आयु या वास्तविक आयु भी लिखा हो सकता है गुने 100। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर 10 साल का है, लेकिन अगर वो 12 साल या 15 साल के हिसाब से काम कर पा रहा है तो उसकी मानसिक आयु हो जाएगी 15 वर्ष। पर वो बच्चा है कितने साल का, तो 10 साल का, और गुने 100 करेंगे। तो यहाँ आप देखिए 1 0 से 1 0, यहाँ इसका IQ हो जाएगा 150, यानी वो बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि द पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि वहीं श्वसन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी में अध्ययन हम लोग करते हैं किसका, शैवाल का, कवक का, बायोफाइटा का या विषाणु का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कवक। कवक को का जो अध्ययन है वो हम लोग माइकोलॉजी में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू क्या है। तो आपको पता है कि आलू एक रूपांतरित तना होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए। ये आप कई बार ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, ये आलू क्या है ये पूछा जाता है, गाजर क्या है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्तनधारी जो अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है वो कौन सा है। तो वो है ऑप्शन ए कंगारू। और इसी कारण से कंगारू के बच्चों को रखने के लिए उसमें एक थैली जैसी संरचना होती है, क्योंकि उसका बच्चा अपरिपक्व होता है तो वह बाहरी दुनिया में सीधे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी के लिए उसमें मतलब उसके बच्चे के पालन के लिए उसके शरीर में ऐसी संरचना बनी रहती है। तो कंगारू जो है वो अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है और वह एक स्तनधारी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोनिया बीमारी है किस चीज़ की, यानी न्यूमोनिया बीमारी जो होता है वो कहाँ पे होता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फेफड़ों की। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
अगला है मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा? हार्मोन द्वारा, वातावरण द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा या माँ के रुधिर द्वारा। तो आपको अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि जो क्रोमोसोम होता है उसके द्वारा ये पता चलता है कि लड़का है या लड़की है। अगर XX टाइप का क्रोमोसोम है तो वो गर्ल्स है, अगर XY टाइप का क्रोमोसोम होगा तो वो पुरुष होगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के द्वारा कह सकते हैं कि मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि 23 आपको पता होगा कि मानव में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा सामान्य होता है और एक जोड़ा जो होता है वो यही आपको लिंग निर्धारण के लिए एक जोड़ा होता है। तो यहाँ पर उस और ये हो सकता है आपको या तो XX हो सकता है या ये XY हो सकता है। तो XX महिलाओं में होता है और XY पुरुष में होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जो दवाइयाँ हम लोग दर्द को कम करने के लिए खाते हैं या दूर करने के लिए खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है एनाल्जेसिक दवाई उन्हें कहते हैं। हो सकता है कुछ इसका थोड़ा सा प्रिंटिंग गलत हो, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा एक बार। ऐसे यहाँ आंसर दिया है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोमिया नामक रोग में क्या होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा का कैंसर होता है जिसके कारण शरीर में बहुत अधिक परंतु असमान श्वेत रक्त कणिकाएं बनती है। यानी ल्यूकोमिया नामक बीमारी में बहुत अधिक मात्रा में श्वेत रक्त कणिकाएं बन जाती है, और अधिक मात्रा में श्वेत रक्त कणिका बनने से क्या होगा कि वह शरीर के अन्य भागों पर आक्रमण कर देती है, जिसके कारण शरीर में कई तरह की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में रोगी प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन होता है किस चीज़ का? यानी कि जो कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसमें किस चीज़ को लिया जाता है? पूर्ण नेत्र का, केवल लेंस का, लेंस व कॉर्निया दोनों का, या केवल कॉर्निया का? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल कॉर्निया। यानी कि कोई अगर व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसमें केवल उसके कॉर्निया को ही लिया जाता है। और नेत्रदान करना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे किसी शरीर के पार्ट से किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंच पाता है तो वो सबसे अच्छा दान माना जाता है। तो हम लोगों को नेत्रदान के लिए ज़रूर तैयार रहना चाहिए, और मरने के बाद ऐसे भी आँख के होने या ना होने का कोई फ़र्क नहीं है, तो हम लोगों को नेत्रदान करने में आगे आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटनेस के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं कैसे? भोजन से, लैंगिक संबंधों से, पानी द्वारा, कान के बहने व चोट लगने से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जो टिटनेस के जीवाणु शरीर में होते हैं वो कान के बहने व चोट लगने से शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें पर्सनल हाइजीन पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, और जो बच्चे विद्यालय में भी आ रहे हैं उन पर भी ध्यान देना है कि कहीं उनके कान तो नहीं बह रहे हैं, या कहीं चोट लगी है तो उन्होंने टिटनेस का सुई लिया है या नहीं। इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करना है। नेक्स्ट है मधुमक्खियाँ भोजन मिलने की सूचना आपस में किस प्रकार देती हैं? अपनी ध्वनि से, नाचकर, पंखों की गति से, या उपरोक्त तीनों प्रकार से? तो यहाँ पर है बी, नाच करके, यानी कि वो डांसिंग की तरह से घूम करके वो इसकी सूचना प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी में बिजली के खंभों पर लगे तार नीचे को लटक जाते हैं क्योंकि? तार पिघलकर ढीले हो जाते हैं, गर्म होकर पदार्थ फैलता है, तब फैलने के कारण तार की लंबाई बढ़ जाती है और वो नीचे लटक जाते हैं। तो आपको पता है कि जो ठोस होते हैं या धातु होते हैं वो गर्म होने पर गर्मी में वो फैलते हैं, तो इस कारण से उनकी लंबाई बढ़ जाती है और वो नीचे लटक जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था?
तो आपको पता है कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और उन्हीं के वसीयत से आज नोबेल प्राइज़ दिया जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग अच्छा कार्य करते हैं या समाज कार्य या किसी भी अन्य क्षेत्र में जैसे सेवा का, साहित्य का, तो उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार आपको पता ही है। तो यहाँ जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत हैं, क्योंकि आपको पता है टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो जे.एल. बेयर्ड ने किया था। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड। वो थे जे.एल. बेयर्ड। तो टीवी का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो वो क्या था आपको डब्ल्यू शॉकले ने। तो ये हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी, ग्राहम बेल ने, जिनके नाम पर बेल लैब भी चलता है, उसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और बेल लैब में ही आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी वगैरह का भी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये काफ़ी एक हाईफाई लैब है और उसी में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था और जिसके आविष्कारक थे ए. ग्राहम बेल। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो थर्मामीटर का आविष्कार आपको गैलीलियो ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन, एक मिनट थोड़ा सा इसको कंफर्म हो लेते हैं। तो थर्मामीटर का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था और ये बिल्कुल सही जवाब है। बाद में उसमें जो अब मरकरी वाला थर्मामीटर है उसका प्रयोग फ़ारेनहाइट ने बनाया था, लेकिन सबसे शुरुआती जो आप थर्मामीटर का आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराशूट का आविष्कार किसने किया था। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एफ. ब्लनचार्ड ने पैराशूट का निर्माण किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आज का अंतिम सवाल है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था। जो हमारा भाप इंजन है उससे आप सभी परिचित हैं, उसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और इसके बारे में आप कहानी भी जानते हैं कि जब जेम्स वाट एक बार बचपन में अपनी माँ को खाना बनाते हुए देख रहे थे तो उन्होंने देखा था कि भाप के कारण किस तरह से जो ढक्कन है वो बार बार ऊपर उठ जा रहा है। तो उनको भाप की शक्ति का एहसास हुआ और उसी से प्रेरणा लेकर के उन्होंने भाप इंजन या स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा 5वां रिवीजन क्लास। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि 50 में से कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि कहीं इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो, वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।